डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 9th क्लास के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरे जीव विज्ञान की चर्चा हम अलग अलग वीडियो में करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक। आज फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। मौलिक इकाई का मतलब होता है जहां से शुरुआत हो। जैसे मकान की शुरुआत ईंट से होती है, ईंट से दीवार बनता है, दीवार से कमरे बनते हैं, कमरों से पूरा मकान बनता है। उसी तरह से शरीर की रचना जो होती है वह कोशिका से ही आरंभ होती है। इसलिए कोशिका को हम लोग जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। आइए अब हम कोशिका की परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि जिंदगी की रचना और क्रिया दोनों की शुरुआत जहां से होती है उसको हम लोग कोशिका के नाम से जानते हैं। ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये एक कोशिका का ही चित्र है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चलते हैं कोशिका के इतिहास की तरफ कि कोशिका की खोज कैसे हुई। इस कोशिका शब्द से विज्ञान जगत कैसे परिचित हुआ। इसमें जिस महान वैज्ञानिक का सबसे बड़ा योगदान है उस महान वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। आप स्क्रीन पर दाहिने तरफ कोने में रॉबर्ट हुक की तस्वीर देख रहे हैं। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने अपना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया और कार्क का एक पतला काट लिया और अपने यंत्र यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखा। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें कि कार्क क्या होता है। तो कार्क एक प्रकार की लकड़ी होती है जो काफी मुलायम और स्पंजी होती है। स्पंजी का मतलब जैसा कि आप देखते हैं बहुत से सीट वगैरह में लगता है, गद्दा में लगता है। स्पंज जिसको बोलते हैं, यानी कि वो दबाने पर दब जाता है फिर अपने मूल आकार में आ जाता है। उसमें छोटे छोटे वायु कोष्ठ होते हैं जो जिसको दबाने पर वो हवा निकलने का कारण दब जाते हैं, फिर उसमें हवा भर जाती है, अपने मूल आकार में आ जाते हैं। तो उन्होंने कार्क का एक पतला काट लिया, अपने यंत्र से देखा। उस यंत्र से देखने के बाद जो तस्वीर उनको दिखाई पड़ी, रॉबर्ट हुक के तस्वीर के नीचे आप स्क्रीन पर उस तस्वीर को देख सकते हैं। उस तस्वीर में छोटे छोटे वायु भरे कक्ष उनको दिखाई दिए। रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे कोष्ठों को सेल्यूला कहा। सेल्यूला का अर्थ होता है छोटे छोटे कक्ष, यानी कि आकार के आधार पर उन्होंने इसका नाम दे दिया सेल्यूला। इसके बाद 1674 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने निरीक्षण किया था और उसके ठीक 9 साल बाद 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक ने अब कोशिकीय जीव के खोज में लगे हो और उन्होंने 2 जीवों का खोज किया, जीवाणु का और प्रोटोजोआ का, और ये दोनों का शरीर
एक कोशिका का बना था। जीवाणु का पता उन्हें दांतों के खुरचन से लगा। दांतों को खुरच कर उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा और उनको जो जीव दिखाई पड़ा उसका नाम उन्होंने जीवाणु रखा और तालाब के पानी से उन्होंने प्रोटोजोआ की खोज की। लीवेनहॉक के ही एक सहयोगी जिनका नाम था जॉन कोरी, जॉन कोटी भी कुछ लोग कहते हैं, इन कोशिकाओं के अंदर एक गाढ़े तरल पदार्थ का अनुमान लगाया, जिसके बाद पाकिरजे नामक वैज्ञानिक ने इस तरल पदार्थ का नाम प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव रखा। ध्यान दीजिएगा, लीवेनहॉक के सहयोगी थे, उन्होंने एक गाढ़े तरल पदार्थ का अनुमान लगाया, यानी कि उन्होंने कल्पना किया कि इसके अंदर एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। आगे चलकर पार्कीजे नामक वैज्ञानिक ने इस पदार्थ को गौर से देखा और कहा कि नहीं, आपकी बात सही है, और इस पदार्थ का नाम उन्होंने प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव रखा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। आइए पहले जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो वे जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यानी कि जिन जीवों का शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है उनको हम लोग एक कोशिकीय जीव के नाम से जानते हैं। आइए उदाहरण से समझने का प्रयास करें। ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पर जो चित्र आ रहा है वह अमीबा का फोटो है। अमीबा जो है वह एक कोशिकीय जीव होता है। दूसरा देखिए, पैरामेशियम का चित्र है जो आप अमीबा के बगल में अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये भी एक कोशिकीय जीव है। उसके बगल में एक और एक कोशिकीय जीव को देखिए। इस एक कोशिकीय जीव का नाम है बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु कहते हैं। और बहुकोशिकीय जीव, जिस जीव का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यानी कि वे जीव जो एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं वे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। हम मनुष्य हैं, हम भी बहुकोशिकीय जीव हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुकोशिकीय जीव हैं। जो जीव जंतु हमारी आंखों से दिखाई पड़ते हैं वो भी बहुकोशिकीय जीव हैं। आपको एक पौधा का और एक कुत्ता का हमने चित्र दिखाया है, ये दोनों बहुकोशिकीय जीव है। अब कोशिका के प्रकार पर विचार करते हैं। रचना के आधार पर और जीवों के आधार पर कोशिका को हम दो भागों में बांटते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। कोशिका का एक और विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यह हम आपको इसके बाद वाले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। आइए अब देखते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में अलग अलग से। तो जंतुओं में पाए जाने वाली कोशिका जंतु कोशिका कहलाती है और पौधों में पाए जाने वाली कोशिका पादप कोशिका कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के प्रमुख हिस्से यानी कि कोशिका को किन किन प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है उस पर हम विचार करेंगे। ये देखिए, ये कोशिका का पहला भाग है, यानी सबसे बाहरी भाग होता है, जिसको हम लोग कोशिका धरातल यानी कि सेल सरफेस के नाम से जानते हैं। कोशिका धरातल के फिर दो भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली
और कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली से शुरुआत होती है जंतु कोशिका की, और कोशिका भित्ति से शुरुआत होती है पादप कोशिका की, लेकिन दोनों का कोशिका धरातल भाग वही कहलाता है। पादप कोशिका का कोशिका धरातल दो भागों का बना होता है, कोशिका भित्ति का और कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में डिटेल में आप आगे जानेंगे। अब देखते हैं, आइए विचार करते हैं कोशिका के प्रमुख हिस्से पर। तो कोशिका को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। उसका पहला भाग है कोशिका धरातल। कोशिका धरातल के 2 भाग होते हैं, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। एक बात दिमाग में रखिए कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो पादप कोशिका के लिए कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है कोशिका भित्ति, और जंतु कोशिका के लिए कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग दोनों को सम्मिलित रूप से कोशिका धरातल के नाम से जानते हैं। सेल सरफेस भी इसको कहते हैं। दूसरा भाग होता है जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी इसको प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का तीसरा भाग होता है केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। कोशिका द्रव और केंद्रक, इन दोनों के बारे में अब हम आगे चर्चा करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले अब विचार करते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल पर। कोशिका भित्ति, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा पादप कोशिका को घिरे रहती है, यानी कि पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण होता है। इसी आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। इसको एक बार और सुनिए कि कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है। इस आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यह एक निर्जीव रचना होती है। इसका कारण यह है कि कोशिका भित्ति एक निर्जीव पदार्थ की बनी होती है, जिसको हमने पहले भी बताया सेल्यूलोज कहते हैं। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपारगम नहीं होती है। अब हम कोशिका झिल्ली पर विचार करते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। ध्यान दीजिएगा, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन के 2 परतों से बनी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका एक और गुण जानते हैं कोशिका झिल्ली का। यह एक अर्धपारगम झिल्ली है। थोड़ा सा अर्धपारगम का मतलब समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप चलनी देखते हैं, चलनी से जब आटा चला जाता है तो चोकर ऊपर रह जाता है, आटा नीचे गिर जाता है। तो ये चलनी जो है आटा को तो गुजरने देती है अपने से होकर, लेकिन चोकर को नहीं गुजरने देती है। उसी तरह से जब कोई झिल्ली चयनात्मक परिवहन का माध्यम बनती है, यानी कि जिस झिल्ली से चयनात्मक परिवहन होता है, कुछ पदार्थ
गुजरते हैं लेकिन कुछ नहीं गुजरते हैं, उस झिल्ली को हम लोग अर्धपारगमी झिल्ली के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और कोशिका झिल्ली का ही एक और विशेषता देखते हैं। कोशिका झिल्ली की मोटाई 60 से 80 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम एक लंबाई का मात्रक है। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे 9th क्लास का तो उसमें एंगस्ट्रॉम यानी लंबाई के मात्रक में आपको एंगस्ट्रॉम मिलेगा। ये देखिए, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोशिका झिल्ली का फोटो है। इसमें आप दो कलर देख रहे हैं, एक लाल कलर है और एक ब्लू कलर है। दोनों दो रचना को व्यक्त करते हैं। लाल रंग क्या है इसको और ब्लू रंग क्या है इसको हम जब आपको आगे पढ़ाएंगे उस समय बता देंगे। अब हम जीव द्रव की चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, जीव द्रव कोशिका का बीच का भाग होता है। केंद्रक और कोशिका धरातल के बीच में जो द्रव या तरल पदार्थ रहता है उसको हम लोग जीव द्रव के नाम से जानते हैं। और केंद्रक के भीतर भी जो रहता है वो भी जीव द्रव का ही हिस्सा होता है। तो कोशिका के अंदर भरे सभी प्रकार के कोशिकांगों तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के घोल को हम लोग एक साथ जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। जब केंद्रक की खोज हुई थी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1839 ईस्वी में, तब उन्होंने जीव द्रव को दो नाम में बांटने का एक रास्ता बनाया। उन्होंने कहा कि केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसे केंद्रक द्रव कहेंगे और बाकी कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसको हम लोग कोशिका द्रव कहेंगे। और इस तरह से प्रोटोप्लाज्म का दो भाग हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, ये दो भाग हो गया। आगे अब बढ़ते हैं और जीव द्रव का जो भाग कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में होता है उसको कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहेंगे और केंद्रक के भीतर जो द्रव होता है उसे केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इन सब बातों पर आप गौर कीजिएगा और उसको दिमाग में रखिएगा। ये छोटे छोटे तथ्य जो हैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देने में बहुत मदद करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, केंद्रक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। केंद्रक क्या है? तो यह कोशिका के मध्य में स्थित बड़ी एवं गाढ़ी संरचना है। यह सभी जीवित कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। यह एक पतली झिल्ली द्वारा चारों ओर से घिरा होता है जिसे केंद्रक आवरण कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में एक अर्ध तरल द्रव भरा होता है जिसको हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं। यानी कि केंद्रक के बारे में हम आपको देखिए स्क्रीन पर 4 मुख्य बिंदु दिए हैं 4 वाक्यों के माध्यम से। यह कोशिका के मध्य स्थित बड़ी और गाढ़ी संरचना है। यह सभी जीवित कोशिकाओं में रहता है। यह एक पतली झिल्ली द्वारा चारों ओर से घिरा होता है जिसको हम लोग केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण के नाम से भी जानते हैं। केंद्रक झिल्ली में एक अर्ध तरल द्रव भरा होता है जिसको हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं। ये आपके स्क्रीन पर एक कोशिका का चित्र है और इसमें जो आप लाल रंग से देख रहे हैं संरचना को, वह केंद्रक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे उसके बाद बेल आइकन
जो घंटी दिखाई पड़ रही है उसे जरूर दबाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक दबाएं। अगर आप किसी दोस्त के पास भेजना चाहते हैं तो शेयर बटन को दबाएं। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। इसी तरह से देखते रहिए और इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। पूरे 9th क्लास का बायोलॉजी का पढ़ाई घर बैठे नोट्स के साथ सिर्फ दुर्गा ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। मिलिए, देखिए, समझिए, जीवन में आगे बढ़िए। कोई बात अगर गलत लगता है तो हमें सूचित कीजिए, सही लगता है उसे भी बताइए। आपकी शिकायत भी उतनी ही प्यारी है जितनी प्रशंसा प्यारी है। फिर से एक बार धन्यवाद।